हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आईफेन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका लैटिन नेम क्या होती है, उसकी फैमिली क्या होती है, उसके वर्ग के बारे में, उसके पर्याय के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, ठीक है, उसके कर्म के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रयोज्यांग में हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसके विशिष्ट योगों के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईफेन के बारे में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि उसका लैटिन नेम क्या होता है। तो आईफेन का जो लैटिन नेम होता है ना, वो पैपावर सोमनीफेरम होता है, जबकि उसकी जो फैमिली होती है ना, पापावरेशी फैमिली होती है, ठीक है। अगर हम लोग आईफेन के वर्ग की बात करते हैं तो इसका वर्ग जो होता है ना, उपविश होता है। कि पर्याय के बारे में देखेंगे कि इसका पर्याय क्या होता है। अगर हम इसके पर्याय की बात करते हैं तो इसका पर्याय खस फल क्षीर होता है और आफूक होता है। अगर हम इसके स्वरूप की बात करते हैं कि जो आईफेन होता है ना, उसका स्वरूप क्या होता है, तो जो आईफेन होता है ना, वो वर्षायु छुप होता है, जो लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा होता है। इसको जो होता है ना, हम लोग पोस्ता कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके कांड की बात करते हैं तो इसका जो कांड होता है ना, वो छोद युक्त होता है, सरल होता है, प्रायः निशाखा और स्निग्ध होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके पत्र के बारे में देखने जा रहे हैं। इसका जो अगर हम लोग इसके पत्र की बात करते हैं तो इसका पत्र जो होता है ना, लटवाकार, आयताकार या फिर रेखाकार होता है। आयताकार पत्र जो होता है। अगर हम इसके पुष्प की बात करते हैं तो इसका पुष्प बड़ा होता है, श्वेत बैंगनी या फिर रक्त वर्ण का होता है। फल जो होता है ना, छोटे अनार के समान 1 इंच व्यास का होता है। मतलब इसका जो फल होता है ना, वो छोटे अनार जो होते हैं ना, उसके समान होता है, जिसका व्यास जो होता है ना, 1 इंच होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आईफेन होता है ना, वो वर्षायु छुप होता है, लगभग 3 से 4 फीट ऊंचा होता है, जिसे हम लोग पोस्ता नाम से जानते हैं। अगर हम इसके फल की बात करते हैं तो फल जो होता है ना, इसको हम लोग डोडा के नाम से जानते हैं। फल का जो छिलका होता है ना, उसको हम लोग पोस्त बोलते हैं, ठीक है। मतलब फल के छिलके को पोस्त बोलते हैं, जबकि जो मतलब आईफेन पूरा होता है उसको हम लोग पोस्ता बोलते हैं। सिर्फ छिलके को पोस्त बोलते हैं और पूरे को पोस्ता बोलते हैं, ठीक है। वर्षायु छुप होता है, 3 से 4 फीट ऊंचा होता है, तो उसे हम लोग पूरा पोस्ता बोलते हैं। फल को डोडा बोला जाता है, जबकि जो बीज होता है ना, उसको हम लोग पोस्त दाना या फिर खसखस बोलते हैं, ठीक है। अफीम का जो निर्यास होता है उसको हम लोग अफीम नाम से जानते हैं। अब हम लोग अहिफेन के उत्पत्ति स्थान की बात करने जा रहे हैं कि अहिफेन का जो होता है ना, उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, ठीक है। तो अहिफेन जो होता है ना, भारत में पाया जाता है, विशेषतः उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मालवा में इसकी उपज होती है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, अफीम की जो फैक्ट्री होती है ना, वो गाजीपुर में पाई जाती है। अब हम लोग रस पंचक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो आईफेन होता है ना, उसके रस पंचक क्या होते हैं, ठीक है। उनके लोग आईफेन के गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनका गुण क्या होता है, रस क्या होता है, विपाक क्या होती है, वीर क्या होता है और प्रभाव से ये क्या होते हैं, ठीक है। इसका जो गुण होता है ना, वो लघु भी होता है, रुच्च भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, व्यवहाय भी होता है और विकासी भी होता है। अगर रस की बात करते हैं तो इसका रस तिक्त होता है और कषाय होता है। अगर विपाक की बात करते हैं तो विपाक कटु होता है, और वीर जो होता है ना, इसका उष्ण होता है। प्रभाव से ये मादक प्रभाव का होता है। अगर हम लोग आईफेन के रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो जो आईफेन होता है, उसके जो बीज होते हैं ना, उसमें एक मीठा स्थिर पीताभ और निर्गंध तैल होता है, जबकि जो अफीम होता है ना, उसमें कार्बनिक अम्ल, ठीक है, अनेक क्षारक और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडिनिन हो गया, थीवेन, ठीक है, नार्सिनिन हो गया, थियाबीन हो गया, क्रिप्टोपिन हो गया, प्रोप्टोपिन हो गया, हाइड्रोकैटरनिन हो गया, और भी बहुत सारे जो होता है ना, इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। हम लोग एफेन के कर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एफेन का क्या क्या कर्म होता है। एफेन जो होता है ना, उसमें एफेन के कर्म के बारे में बताया गया है कि उष्णवीन होने से यह कफवात का सामक होता है, जबकि पित्त का प्रकोपक होता है। अधिक मात्रा में लेने पर ये जो होता है ना, ओज होने से वात की वृद्धि हो जाती है। मतलब ये वात पित्त कफ के बारे में इसमें बताया गया है कि इसका उष्णवीर होता है, इसलिए ये कफवात का समक करता है, ठीक है, और पित्त का प्रकोप करता है, ठीक है। जब हम इसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ओज का क्षय हो जाता है, जिसकी वजह से वात की वृद्धि होती है। उष्ण होने से जो होता है ना, ये वेदना स्थापन और सोथर का कार्य भी करता है। रुच्छ कसाय व वायु विकासी होने के कारण, मतलब इसके गुण के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये बताया गया है कि ये रुच्छ कसाय व वायु विकासी होने के कारण ये धातु को छिड़ कर देता है। अतः पुंसत्वोपघाती है, इससे शुक्र का स्तंभन भी होता है। मतलब ये जो होता है ना, इसके ये जो गुण होते हैं ना, उसकी वजह से ये पुंसत्वोपघाती, मतलब शुक्र के स्तंभन का भी कार्य करता है। अब हम लोग एफिन के प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इसका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कफ वात विकारों में जो होता है ना, हम लोग एफिन का प्रयोग करते हैं। संधि शोथ में प्रयोग कर सकते हैं,
फुफ्फुसावरण शोथ में भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, उदर शूल में करते हैं, अस्मरी में करते हैं, कीदृषि में करते हैं, पार्श्व शूल में करते हैं। ठीक है, इन सभी में जो होता है ना कि लाभदायक होता है। माधुर्य शमन होने के कारण ये इच्छू में भी लाभकारक होता है, मतलब ये मधुरता का शमन करता है, इसी कारण जो होता है हम इसका प्रयोग जो होता है इच्छू में भी प्रयोग करते हैं। प्रयोज्य अंग की बात करें तो अफीम के हम लोग फल निर्यास का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग अफीम नाम से जानते हैं। इसकी मात्रा जो होती है ना 30 से 125 mg प्रयोग करते हैं। अगर इसकी विशिष्ट योग की अगर हम इसकी विशिष्ट योग की बात करते हैं तो अफेनासा कर्पूर रस होता है, महापात राज रस होता है, दुग्धवटी होता है और आकाकर भादिवटी होता है। ये सभी जो होता है ना अफीम के विशिष्ट योग हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।